नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा वेल्थ यानी कि वेल्थ के। वैसे तो देखिए दोस्तों, 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने वेल्थ के ऊपर दिए हैं। आई नोटिफिकेशन में से मैंने लिंक भी दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आज उनसे थोड़ा हट के ये वीडियो है, कुछ और भी चीज़ें मैं आज इसमें ऐड करूँगा जो कि आप अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से कब वेल्थ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज मैं बात करूँगा कब पैसा आने का चांसेस ज़्यादा होता है। आज इस पे मैं बात करूँगा आपसे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरी प्रोफाइल विजिट नहीं की है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट। और लाइफ से जुड़े और भी जो मुद्दे हैं लाइक मैरिज, रिलेशनशिप, राहु को चार्ट में कैसे देखना है, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में ईजिली मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। और साथ ही साथ जेमस्टोन अगर आप धारण करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं। तो दोस्तों टॉपिक पे आता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जैसे कि वेल्थ के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कई वीडियोस में ऑलमोस्ट 2-3 से 4 वीडियो मैंने वेल्थ के ऊपर की हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। बट स्टिल एक शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अगर आपके चार्ट में 2-6-11 2-11 का अच्छा कॉम्बिनेशन है तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा वेल्थ स्थिति आपकी बहुत अच्छी रखता है लाइफ में। और 2-5-11 या 2-9-11 या फिर 1-2-9-11 ऐसे कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा। ये अगर आपके चार्ट में बनते हैं तो ऑब्वियसली ये अच्छा सिचुएशन दिखाता है। बेसिकली एक एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका मेष लग्न का कुंडली है, ठीक है। इसमें शुक्र देवता जो है दूसरे भाव यानी सेकंड हाउस के स्वामी हैं। अगर वो शनि के साथ 11वें भाव में बैठ जाए तो ये 2-11 का संबंध बन गया। 2-11 का 2-7-11 का कॉम्बिनेशन बन, यानी कि शुक्र जो है वो 7वें भाव के स्वामी भी होते हैं। क्योंकि मेष लग्न की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो शुक्र 7वें भाव के स्वामी भी हैं, दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। अगर वो शनि के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, शनि के साथ बैठ जाते हैं और सूर्य से अस्त नहीं होते, क्योंकि शुक्र जो होते हैं सूर्य के आसपास ही होते हैं। तो सूर्य से अस्त नहीं हो, अगर बुरी तरह से अस्त हो जाते हैं तो कभी कभी ये योग काम नहीं करता दिखेगा आपको। लेकिन अगर वो सूर्य से अस्त नहीं है, शनि के साथ बैठे, शनि यहाँ पे देख सकते हैं मेष लग्न में 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कंजंक्शन आपके चार्ट में आता है, दूसरे और 11वें भाव का स्वामी कंजंक्शन में बैठ जाए केंद्र में या 11th हाउस में या सेकेंड हाउस में, इवन 6th हाउस में, ये बहुत अच्छा काम करेगा। 2-6-11 इसलिए कहा। 6-11 क्या होता है दोस्तों? कंपटीशन में जीत दिखाता है, यानी कि जीतने का भी भाव होता है। छठवां भाव विल पावर, यानी कि मैंने बहुत बार कहा है कि ये गिर के उठने का भाव है। यानी कि मैंने कहा था ना कि बहुत सारे साइंटिस्ट होते, बहुत जीवन तक वो एक ही एक्सपेरिमेंट करते, फिर बाद में उनको सफलता मिलती है। तो ये 6-11, 6-10 और 6-11 की कॉम्बिनेशन जब चार्ट में होती है तो ऐसा आपके जीवन में होता है। 6-11 जो होता है वो सरप्राइजिंगली गेन दिखाता है, और 10th जो होता है वो जीत दिखाता है, यानी कि यू आर द विनर। 10th हाउस उस चीज़ को दर्शाता है। सो स्टेटस, प्रोफेशन, जैसे कि आप जानते हैं 10th हाउस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। 2-6-11 का 6-11 का कॉम्बिनेशन भी चार्ट में अच्छा करेगा, लेकिन 2-6-11 बेस्ट काम करेगा। 2-11 भी बहुत अच्छा काम करेगा। राशि परिवर्तन अगर एक दूसरे और 11वें भाव के स्वामी में, यानी कि दूसरे का स्वामी 11वें में बैठा है, 11वें का स्वामी दूसरे में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये आपको मैक्सिमम चार्ट्स पे काम करता दिखेगा, लेकिन हमेशा याद रखिए दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप महादशा नहीं देखोगे, आपकी दशा चल रही है 8th हाउस की, 12th हाउस की, उसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे चार्ट में ये अलाइनमेंट है, ये प्लेसमेंट है, प्लानिटरी पोजीशन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज महादशा वर्क्स। महादशा इज़ द मास्टर की ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लिंक पे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसलिए वीडियो रखा है महादशा के बारे में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जब आप चार्ट देखते हो, हम सबसे बड़ा मिस जो करते हैं वो ये हो जाता है। ये आप ज़रूर देखिएगा आपका महादशा कौन सा चल रहा है और महादशा की इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है। तो आप, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी बहुत सारी वीडियोज़ की दी है जो आपके काम की हो सकती है, आप उसे देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कुछ अलग चीज़ों की, यानी कि ट्रांजिट से रिलेटेड, नवमांश से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप अपनी चार्ट पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों पहला, अगर आपके दूसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हो। क्रूर ग्रह कौन है दोस्तों? क्रूर ग्रह जो है वो सूर्य हैं,
क्रूर ग्रह मंगल को भी कहा जाता है, इवन शनि को भी कहा जाता है। पाप ग्रह लेकिन शनि और राहु को ज़्यादातर कहा जाता है, और मंगल को भी कुछ लोग पाप ग्रह में जोड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जोड़ते हैं, सबका अपना अलग व्यू है, लेकिन मेरे हिसाब से मंगल क्रूर ग्रह है। तो जब भी मंगल, शनि या सूर्य या राहु ऐसे जो प्लैनेट्स आपके चार्ट में हैं, चाहे वो सेकंड हाउस में हो चाहे वो 11th हाउस में हो, ठीक है, ऐसे प्लैनेट्स अगर हैं आपके दूसरे घर में या 11वें घर में। वैसे दोस्तों सेकंड हाउस में जैसे मैंने बताया क्रूर प्लैनेट्स का होना अच्छा नहीं होता, बिकॉज फैमिली का भाव है, फैमिली का रिलेशन होता है हमारा, फैमिली को लेके कंसर्न होता है, फैमिली के अंदर हमारा व्यवहार होता है, कुटुंब को थोड़ा सा बैलेंस को ख़राब करते हैं। जैसे शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं, इवन सूर्य बैठे हैं, तो फैमिली के साथ बोलते हैं ना कि या तो फैमिली से अलग कर देंगे या तो फैमिली में आपके जमेगी नहीं है, फैमिली आपसे खुश नहीं रहेगी या तो आप फैमिली से खुश नहीं रहोगे, अगर ऐसे प्लैनेट्स बैठे होते हैं सेकंड हाउस में। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो बताऊंगा, मान लीजिए दोस्तों आपको ये देखना है, जैसे कि अगर आपको मैंने ये मैं जो समझा रहा हूँ किस लिए समझा रहा हूँ कि ये आपको समझना है कि ये जो टाइम है पैसे के लिए मेरे लिए अच्छा है, पैसा अच्छा खासा आ सकता है अगर मैं थोड़ा भी इनपुट दूँ तो, बिकॉज कर्म इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा घर जो होता है, मान लीजिए उसमें मंगल बैठे हैं, तो मंगल जब भी 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ठीक है, आपके दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, मंगल जब भी 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, मैक्सिमम चांसेस होंगे उस टाइम आपकी जो लिक्विड इनकम है वो बढ़ जाएगी सडनली। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी 25,000 सैलरी है, बट यहाँ वहाँ से कुछ अदर इनकम्स आ जाती है, इंसेंटिव आप कमा लोगे उस मंथ में या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे कि आपकी जब तक जैसे मंगल जो ट्रांजिट करेंगे, तो जितना टाइम मंगल वहाँ रहेंगे उसमें बहुत मैक्सिमम चांसेस होगा कि आपके पास उस टाइम पे जो आप रेगुलर इनकम है उससे ज़्यादा पैसे आपके पास आ जाएं, पैसे आप बना पाओ। बिजनेस में हो तो ये और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है, और भी ज़्यादा पैसे आने के चांसेस बनते हैं। उसी तरह और एक अच्छा एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, हर इंसान से अगर मैं मैक्सिमम लोगों से पूछ चुका हूँ ये चीज़, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से पूछोगे तो हर एक इंसान के जीवन में 12 मंथ्स में 1-2 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें या तो उसको बहुत बुरे पर मतलब उसका अच्छा नहीं जाता हर साल, यानी अगर खराब नहीं जाता तो बहुत अच्छा नहीं जाता, ये तो पक्का है। और कोई कोई महीना उनको बहुत अच्छा, बोलते हैं ना, पैसे के हिसाब से या फिर हैप्पीनेस के हिसाब से बहुत अच्छा जाता है उनका। ये सबके साथ होता है। ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर चार्ट। किसी भी इंसान से आप पूछ लोगे कि यार तुम्हारे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर कौन सा मंथ तुझे नहीं पसंद है, तो वो ज़रूर आपको 1-2 ऐसा मंथ बताएगा, यार ये मेरा हर साल ख़राब जाता है, मेरे को पसंद ही नहीं ये मंथ। तो ऐसा क्यों होता है? सन जो होता है उस वक्त आपके ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे आपके लिए वेल्थ की सिचुएशन, हैप्पीनेस की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। तो उसी तरह से इस ट्रांजिट को लगाना है आपको। मान लीजिए सन आपके सेकंड हाउस में है, तो सन जब भी 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे या 10th हाउस में क्योंकि 10th हाउस में सन बहुत स्ट्रांग होते हैं, 10th हाउस में सन बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। तो 10th या 11th में होंगे तो प्रोफेशनल राइजिंग के लिए और पैसे के लिए ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे अगर सन सेकंड हाउस में है तो। अब यहाँ पे सन नीच के नहीं होने चाहिए। इवन जो मैंने मंगल का एग्जांपल दिया, तो आपके चार्ट में मंगल नीच के नहीं होने चाहिए। स्टिल पॉजिटिव मिलेगा रिजल्ट, बट उतना पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मान लीजिए कोई प्लैनेट आपका 11th हाउस में है, तो अब वो जब ट्रांजिट में सेकंड हाउस में, मान लीजिए आपके 11th हाउस में सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न जब आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेगा, हालांकि जैसे मैंने कहा फैमिली के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, बट मनी और गेन के लिए अच्छा रहेगा। आपकी बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होंगी, जिसके लिए आप कर्म कर रहे हो, जिसके लिए आप रोज़ ट्राई कर रहे हो, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो डिज़ायर्स आपके पूरे हो जाएंगे। 11th में कोई प्लैनेट बैठा है 11th हाउस में, जब वो ट्रांजिट करेगा सेकंड हाउस में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ और बताऊंगा, जिस भी नक्षत्र में आपका जन्म होगा, चंद्रमा का नक्षत्र, इधर ध्यान दीजिएगा, मून का नक्षत्र का मैं बात कर रहा हूँ, चंद्रमा का नक्षत्र जो भी है आपका, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि आपका जो जन्म है वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो साइन है वो टॉरस है और चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में था जब आपका जन्म हुआ, तो आपका जो नक्षत्र हुआ वो कौन सा हुआ? रोहिणी, यानी जन्म नक्षत्र जो हुआ वो रोहिणी हुआ। इसे जन्म तारा भी कहते हैं। तो जन्म तारा जो बन गया, जन्म नक्षत्र जो बन गया वो रोहिणी किसका बन गया? वो मून का बन गया। अब
जो मून के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है, मून के बाद हमेशा, जैसे कि मैंने कहा, हर एक ये सीक्वेंस फिक्स होता है दोस्तों। जैसे कि केतु के बाद शुक्र का नक्षत्र आता है, शुक्र के बाद सूर्य का नक्षत्र आता है, सूर्य के बाद चंद्रमा का नक्षत्र आता है, चंद्रमा के बाद मंगल का नक्षत्र आता है। जैसे मैं यहाँ पे चंद्रमा का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो नेक्स्ट जो नक्षत्र है वो किसका है, वो मंगल का है, याद रखिए। तो मंगल का जो नक्षत्र होता है उसे संपत कहते हैं। संपत यानी कि जो सेकंड नक्षत्र होता है जन्म के बाद वाला, वो पैसे को दिखाता है, वो पैसे के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, उसे संपत भी कहा जाता है, संपत तारा। आप जब ये इसे सर्च करोगे आपको समझ में आएगा, तारा जिसे कहते हैं हम लोग, नवतारा बेसिकली, ये तारा से संबंध इसका है, यानी कि जो नक्षत्र होता है उससे ये कनेक्ट होता है। यानी कि जो सेकंड नक्षत्र होगा जिसमें आप जन्म हुआ आपका, उसके बाद जो प्लैनेटरी नक्षत्र का जो भी, जैसे कि चंद्रमा का हुआ तो मैंने बताया उसके बाद जो नक्षत्र आता है, चंद्रमा के नक्षत्र के बाद मंगल का नक्षत्र आता है। तो मंगल के नक्षत्र में जब भी आप कोई भी पैसे वाला काम करोगे वो आपके लिए शुभ होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम टाइम वो पॉजिटिव रहेगा, आपको वेल्थ गिविंग रहेगा। इवन जो दशा चलेगी मंगल की तो भी आपको वो वेल्थ गिविंग रहेगा। इसमें एक सजेशन दिया जाता है कि जब आप कोई पैसे का काम करने जाओ, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, चंद्रमा जब भी मंगल के नक्षत्र में, यहाँ पे आपको ध्यान देना, मंगल का नक्षत्र कौन कौन सा है, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र, हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं। तो मंगल के 3 नक्षत्र कौन से हैं, मंगल के जो 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र जो है मंगल के। तो जब भी मंगल के नक्षत्र से चंद्रमा गुजरेगा, आप उस दिन कोई वेल्थ का काम करो, तो ऑब्वियसली चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रहता है ऑलमोस्ट, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि चंद्रमा कब मृगशिरा में है, कब धनिष्ठा में है, कब चित्रा में। खाली आपको इतना ध्यान देना, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आप मून का कोई भी एक सॉफ्टवेयर से चेक करोगे ट्रांजिट या फिर मून का पोजीशन आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, हिंदू कैलेंडर वगैरह आप डालोगे आपको गूगल पे मिल जाएंगे जो आपको इजीली बता देते हैं ये चीज़। तो जब भी चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, जो रोहिणी यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुआ है जो इंसान, अगर वो मंगल के नक्षत्र में, मंगल के जब नक्षत्र चल रहा होगा उस दिन, जिस दिन मंगल का नक्षत्र चल रहा होगा उस दिन वो कोई वेल्थ का जो पैसे से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है, उसके बदले में कुछ आपको बेनिफिट होगा, तो ऐसे काम जब भी करेगा उसके लिए वो शुभ होगा, उसके लिए वो बेनिफिट होगा, प्रॉफिटेबल होगा काफ़ी। तो इसे आप ज़रूर करिएगा, इसे आप अपने लाइफ में यूज़ करके देखिएगा, आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अब एक लास्ट चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा जो है ट्रांजिट से रिलेटेड है, लेकिन ये नवमांश का इसमें यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें बृहस्पति की इम्पोर्टेंस है, यानी जुपिटर की इम्पोर्टेंस दी गई है पहली बात तो, बिकॉज जुपिटर को एक तरह से वेल्थ गिविंग प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि सेकंड हाउस के कारक हैं ऑब्वियसली, इसलिए जो बृहस्पति हैं इनका इसमें संबंध है। तो इसको ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। आपको सेकंड हाउस और 11th हाउस, दूसरा भाव और 11वां भाव, इनके स्वामी कौन है ये देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, ठीक है। तो अब आपको नवमांश कुंडली में देखना है कि शुक्र कहाँ बैठे हैं, वीनस कहाँ पे है, नवमांश D9 चार्ट में आपको देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं किसी। तो D9 में वो हो सकता है, मान लीजिए वो तो सैजिटेरियस में बैठे, यानी कि धनु राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो धनु राशि में मान लीजिए वो बैठे हुए हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जब धनु राशि से त्रिकोण आपको चेक करना है। धनु राशि मान, जैसे मैंने कहा कि वीनस जो है वो धनु राशि में बैठे हुए, तो धनु राशि से त्रिकोण आपको कैसे निकालना होगा, पहला भाव से 5 गिन लीजिए, यानी कि 9 से आप गिनेंगे 9, 10, 11, 12, यानी कि मेष राशि पड़ेगी 5वीं, यानी कि त्रिकोण। जो सैजिटेरियस लग्न बनाएंगे अगर आप, सैजिटेरियस से त्रिकोण आपको देखना है, तो जो 5वां पड़ेगा सबसे पहले त्रिकोण का फर्स्ट, वो पड़ेगा मेष। उसके बाद आपको 9th हाउस देखना है, 9th हाउस देखेंगे वहां पे पड़ेगा सिंह, यानी कि लियो पड़ेगा। तो ये जब भी सैजिटेरियस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, जब भी एरीज में जुपिटर ट्रांजिट करेगा, और जब भी 9th हाउस यहाँ लियो में जब ट्रांजिट करेगा 9th हाउस में, तब पैसे के आने के चांसेस बढ़ेंगे। और इसको और क्लोजली कैसे देखा जाता है कि ये भी देखना है
कि जिसके साइन में बैठा हुआ है, यानी कि जिसके साइन में बैठा हुआ है उसकी डिग्री लग्न में देखनी। जैसे मैंने कहा सैजिटेरियस में ट्रांजिट करेंगे तो आपको जुपिटर की डिग्री लग्न चार्ट में देखनी हो कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है। तो जब भी जुपिटर ट्रांजिट में नवमांश में, यानी कि नवमांश के ऊपर जो ट्रांजिट मैंने समझा रहा हूँ, नवमांश में उसकी डिग्री के करीब आएगा उस राशि, यानी कि जैसे मैंने सैजिटेरियस का नाम लिया तो राशि के जब करीब आएगा जो कि जुपिटर बैठा हुआ है लग्न में, तब पैसे आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको मैं ये इंस्टाग्राम पे मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा एज अ पोस्ट आपको प्रॉपरली बना के, ताकि आप समझ सके। तो इससे आप वहाँ पे से चेक कर सकते हैं इसको कैसे देखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।